आज सुनिए चंद्र किरण सोनरेक्सा की लिखी हुई कहानी तीसरी कोशिश। चंद्र किरण सोनरेक्सा हिंदी साहित्य की लेखिका थीं। 75 वर्षों की अवधि में हिंदी में उनका लेखन रूसी, हंगेरियन, चेकोस्लोवाकियाई और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं और कई भारतीय भाषाओं में प्रकाशित और अनुवादित किया गया है। उन्होंने 2 दशकों से अधिक समय तक ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में पटकथा लेखक और संपादक के रूप में काम किया है। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बाप ने हुक्के की निगाली निकालकर सड़ सड़ 2-3 उसके जमा दी। भाई ने चुटिया पकड़कर घसीटते हुए उसे कोठरी में ला पटका और बाहर से कुंडी चढ़ा दी। माँ ने छाती पीट कर रोते हुए चिल्लाकर कहा, कमबख्त, कुलच्छनी, कलमुही, तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई? क्या इसी दिन के लिए पल पुसकर सांड हुई थी? अरे तुझे भवानी खाएं, हैजा प्लेग हो जाए तुझे। कौन तेरी जवानी बीती जा रही थी जो खसम बिना तुझसे रहा न गया? कर तो रहे थे इंतज़ाम तेरा मुंह फूकने का। 2 महीने भी सब्र नहीं हुआ। ब्याह के नाम पर तो रोने पीटने लगती थी। बहू जी की सिफारिश लेकर आती थी और छिपे छिपे यार बना रही थी, चिट्ठियाँ मंगा रही थी। कोठरी में बंद पुनिया को माँ का एक एक शब्द बाप की निगालियों से कहीं अधिक टीस दे रहा था। हाय राम, चंपा को जरा भी लिहाज नहीं, इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है, सारा पड़ोस सुन रहा है। कौन ऐसी बड़ी बात हो गई? यहाँ इस गली में आए तीसरे दिन ऐसे किस्से होते रहते हैं। मोहनिया ने बदलू को छोड़ भगवान को कर लिया, लछिया चिंकू के साथ भाग गई, वीरू के विधवा भौजाई की लड़की हुई है और वीरू उसे अंगूठा दिखाकर लक्ष्मण की साली को कर लाया है। किंतु पुनिया ने कुछ रुककर सोचा, क्या मैं भी उन्हीं में से हूँ? मुझमें और उनमें क्या कुछ भेद नहीं है? घृणा, क्षोभ और लज्जा से पुनिया का हृदय छी कर उठा। बाहर उसकी माँ कह रही थी, पुनिया के चाचा, जाकर जरा कह तो आ बहू जी से साफ साफ, कहना देख लो पढ़ाने का फल। अरे हम कहत रहे धीमरों की लड़कियों को पढ़ाना कहीं रास आता है? कितना मना किया उसने कि बहू जी इसे पढ़ने ना भेजो, पर नहीं मानी। आखिर ये दिन देखना पड़ा। मेरी अक्ल पर भी पत्थर पड़ गए थे। वजीफे के 4 रुपयों के लोभ में आ गई, नहीं तो जैसे 5वीं पास की थी वैसे इसके हाथ पीले कर देती। बड़ा दर्द था बहू जी के दिल में कि बेचारी पुनिया को, अजी पुनिया क्यों, पूर्णा को चौका बर्तन न करना पड़े। पढ़ जाएगी तो कहीं नौकरी कर लेगी। अब देख लें ढंग अपनी पूर्णा के। 7वीं में पाँव रखते ही खत आने लगे। मिडिल तक पहुँचते न पहुँचते यार के साथ भागने की तैयारी हो गई। पुनिया के दुखते हृदय पर माँ की यह चीख पुकार कटारी का काम कर रही थी। मन में होता था कि जाकर जबरदस्ती माँ का मुंह बंद कर दे। छी छी, यही है उसकी माँ, इसी ने उसे जन्म दिया है। तनक सी बात का पहाड़ खड़ा करके सारी दुनिया में ढिंढोरा पीट रही है। जात का असर भाग कहाँ जाएगा? जात। पुनिया को जैसे झटका लगा। वो फिर सोचने लगी, भगवान ने मुझे कहार के घर क्यों पैदा किया? यदि पैदा किया भी तो इतना रूप, गुण और इतनी बुद्धि क्यों प्रदान की जो इस गरीबी, गंदगी और असहाय अवस्था के बीच मेरे गले की फांसी बन गई है। टूटे किवाड़ों में आंख लगाकर पुनिया ने बाहर की ओर झांका। देखा पानी पड़ रहा है, पर इस बारिश में घर के कच्चे आंगन में, जहाँ जरा सी देर में ही टखनों तक पहुँचने वाली कीचड़ तैयार हो जाती थी, मोहल्ले वालों की भीड़ जमा है। अपने अपने बालकों को गोदी में लटकाए मोहल्ले की औरतें उसकी माँ से तरह तरह के सवाल कर रही थीं। कुरेद कुरेद कर उसकी माँ से बातें पूछ रही थीं। विचित्र भाव भंगी से आंखें ऊपर नीचे चढ़ाकर माँ सबको सुना सुना कर कह रही थीं, अजी ये सारा दोष पढ़ाई का है। हम मजदूरों को भला पढ़ाई लिखाई से क्या लाभ? यहाँ तो जन्म से जूठे बर्तनों की कमाई पर पले हैं, उसी से हमारी दुनिया बसी है। इसने 4-6 अक्षर पढ़े तभी तो किसी ने इसे खत लिखा। और ये कहानी शायद यहीं जल्दी समाप्त ना होती, परंतु पानी जोर से बरसने लगा। फिर सभी को जल्दी जल्दी रोटी पानी से निबट कर अपने अपने धंधों पर जाना था। इसी से पुनिया की माँ को पुनिया के तुरंत हाथ पीले कर देने का रामबाण नुस्खा बता वे सब एक एक कर अपने घर चल दी। सांझ हुई। पानी बंद हो जाने पर भी बादल घिरे हुए थे। हवा बंद थी। बाहर भीतर एक उमस सी फैली हुई थी। कहारों की इस गली के सभी घरों में लीद, गोबर, घास के मिले जुले मिश्रण से बने उपलों का धुआं आंगन और गली में छाया हुआ था।
धुएं की कड़वाहट से गली के रहने वाले अभ्यस्त प्राणियों के आंख नाक भी लाल हुए जा रहे थे। प्रायः सभी घरों में मिट्टी के तेल की कुप्पी या सरसों के तेल का दिया टिमटिमा रहा था। पूरी गली में बस एक बदलू के यहाँ ही लालटेन थी, जो पड़ोस भर के काम काज के मौके पर मांग ली जाती थी। धुएं से भरी गली, कीचड़ में फिसलते गिरते पड़ते बच्चों की चीख पुकार, बर्तन रगड़ती और रोटी सेकती स्त्रियों की गाली गलौज, बूढ़ों की खांसी, काम से लौटे हुए जवान और कुछ बूढ़ों के हुक्कों के गुड़गुड़ाहट। पुनिया का दम अंधेरी कोठरी में घुट रहा था। कोठरी में चूहे दौड़ रहे थे। अंधेरे में बैठी पुनिया के पैरों पर उनके कई आक्रमण हो चुके थे। गर्मी, धुएं की घुटन, सील से भरी कोठरी का सीलापन बरसात में सड़न का रूप धारण कर लेती थी। इन सब ने मिलकर पुनिया के होश हवास गुम कर दिए थे। प्यास से पुनिया का गला चटक रहा था, लेकिन दिल की पक्की पुनिया ने ना तो अपनी माँ से किवाड़ खोलने को कहा, ना ही पानी मांगा। जरा सी ताजी हवा की टोह में टूटे किवाड़ के झरोके से सिर टिकाए लेटी सी पड़ी रही। बाहर उसकी माँ 2 चौक निपटा कर लौट आई थी और अब रोटी बना रही थी। उसके छोटे भाई खाते भी जाते थे और आपस में लड़ते भी जाते थे। माँ उन्हें डांट कर कह रही थी, कल मुँहों मरभुक्कों सब्र से खा लो, नहीं तो अभी उठकर इतने जूते लगाऊंगी कि चांद गंजी हो जाएगी। सहसा बाहर एक घबराहट और हलचल सी मच गई। बहू जी, अरे बहू जी आ गई। नमस्ते बहू जी, राम राम बहू जी। पुनिया पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वो एकदम सीधी होकर बैठ गई। क्या चाची आई हैं? उसका जी हुआ कि धरती फट जाए और उसमें समा जाए। उस अभाग्नि के कारण ही आज चाची को इस नरक जैसी गली में आना पड़ा। पलक झपकते पुनिया की आंखों के सामने कीचड़ पानी से भरी तंग गली का दृश्य खिंच गया। गली के दोनों किनारों पर कूड़े और गंदगी से भरी नालियां बह रही थीं। जगह जगह मैले चीथड़ों और सड़ी बुसी दाल रोटी के ढेर लगे हुए थे और सबसे अंत में उसके टूटे फूटे खपरेल के घर की धुएं से भरी अंगनाई बारिश के कारण गोबर से चिपचिपाती हुई। पुनिया कहाँ जाकर डूब मरे। इसीलिए तो वो आज तक अपने किसी सहेली को घर नहीं लाई। इसी गली में आज बहू जी। बाहर की कुंडी खुली। किसी ने उसे अंधेरी कोठरी में प्रवेश करते हुए पुकारा, पूर्ण। चाची। पुनिया ने अंदाज से उनके पांव पकड़ लिए और फपक फपक कर रो उठी। पगली। बहू जी ने प्यार से पुनिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यह क्या किया तूने? चाची। पुनिया ने सिसकते हुए धीमे स्वर में कहा, तुम मुझे मार डालो पर ऐसी वैसी बात ना कहना। मैंने मर्यादा कभी नहीं तोड़ी। मैंने कुछ नहीं कहा। अगर प्रेम करना और किसी को पूरे मन वचन और कर्म से प्रेम करना पाप है तो मैं अवश्य दोषी हूँ। धत, मैं क्या अपनी पूरन बेटी को जानती नहीं? चाची ने स्नेह से उसे अपनी गोद की ओर खींचते हुए कहा, पर बेटी तूने ये भी देखा कि जिससे तूने प्रेम किया है वो भी तुझे प्रेम करता है या नहीं? उसे प्यार निभाना आता है या नहीं? पुनिया ने जोश में भरकर जवाब दिया, वो मुझसे सच्चा प्रेम करता है। उसका प्रेम हिमालय से भी अधिक ऊंचा और अटल है। रमेश का? चाची ने बीच में ही टोका। पुनिया एकाएक चौंक उठी। चाची को उसका नाम तक मालूम है? सहसा चाची ने पुकार कर कहा, पूर्ण की माँ, बाहर से रमेश को तो बुलाना। रमेश भी यही है। पुनिया के रोम रोम में पुलक भरी सिहरन दौड़ गई। दूसरे क्षण पुनिया की माँ रसोई की कुप्पी कोठरी में रख गई। कुप्पी रोशनी की अपेक्षा धुआं अधिक दे रही थी। साथ ही एक युवक भी भीतर घुसा। रमेश? चाची ने पूछा, क्या यही वो पूर्ण है? रमेश ने एक बार पुनिया की ओर ताक कर अपनी दृष्टि नीची कर ली। पुनिया भी चाची की उपस्थिति के कारण सिमट कर कोने में खिसक गई थी। रमेश ने कुछ रुककर उखड़े स्वर में कहा, देखिए, ये हमेशा विमला के साथ रहती थी। आपके घर से ये स्कूल जाती थी। मैं तो इसे आपकी ही कोई भांजी भतीजी समझता था। इसकी शक्ल सूरत पढ़ाई सफाई देखकर कौन इसे कहारेन समझेगा? अपने वाक्य को अधूरा सा ही छोड़कर रमेश चुप रहा। लेकिन चाची ने 2 क्षण प्रतीक्षा करके पूछा, बदकिस्मती से अगर ये मेरी भांजी भतीजी ना होकर वास्तव में कहारेन हो तो? रमेश गुमसुम सिर झुकाए खड़ा रहा। पुनिया के हृदय की धड़कन सद्गुनी बढ़ गई थी। रमेश की चुप्पी उसके भीतर पत्थर की तरह बैठी जा रही थी। रमेश चुप क्यों है? उत्तर क्यों नहीं देता? क्या यही रमेश है जो उसकी एक झलक देखने, एक स्वर और एक बात सुनने के लिए घंटों उसके स्कूल के पिछवाड़े चक्कर काटा करता था? अब क्या इरादा है आपका? चाची ने पूछा।
उनका स्वर अधिकारपूर्ण था। जी देखिए, रमेश हड़बड़ा कर बोला। पिताजी लाख उदार हृदय हों, परंतु कहार के यहाँ संबंध करने पर वो कभी राजी ना होंगे। मैं आपके पिताजी के इरादे के बारे में नहीं पूछती, आप अपनी कहिए, चाची ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा। अगर ये मेरी भतीजी होती और आप गैर जाति होने पर भी संबंध कर लेते, ब्राह्मण की बेटी तिस पर ठेकेदार की रिश्तेदार, क्यों, ठीक है ना? रमेश ने भीगी बिल्ली की तरह गर्दन झुकाकर मंद स्वर में उत्तर दिया। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, मैं तो इन्हें पहले ही की तरह प्रेम करता हूँ और सदा करता रहूँगा, परंतु पिताजी को कैसे समझाऊं? वे तो ये सुनते ही जान लेने देने को तैयार हो जाएंगे। पुनिया की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जी तो आप दूध पीने वाले मजनू हैं, खून देने वाले नहीं। चाची का स्वर कटुतर हो चला। अच्छा, अब तशरीफ ले जाइए, आगे कभी पूर्ण को खत वत लिखने की मेहरबानी न करिएगा। रमेश चुपचाप कोठरी से बाहर हो गया। पुनिया मानो अथाह जल में डूबी जा रही थी, अस्फुट स्वर में चीत्कार कर उठी। चाची! पूर्ण मेरी बेटी? चाची ने उसे अपनी गोद में छिपा लिया। पुनिया का असली नाम था पूरनदेई। घिसपिट कर वो पुनिया रह गया था। इसी नाम का संस्कार करके पूर्ण के रूप में चाची ने उसे स्कूल से परिचित कराया था। चाची यानी ठेकेदारनी बहू जी के यहाँ उसकी माँ बहुत दिनों से चौका बर्तन करती थी। पुनिया बहुत सुंदर थी, बिल्कुल गुलाब के फूल सी। उसकी माँ भी कभी हजारों में एक रही होगी। 35 वर्ष की इस उम्र में भी, जबकि वो असमय में ही गरीबी, अनथक परिश्रम और लगातार जापों के कारण अधबूढ़ी ही नहीं बल्कि लगभग पूरी बूढ़ी हो गई थी। उसका नाक नक्शा गजब का था। धूप, धुआं और बर्तनों की कालिक चढ़े हुए अंगों का वो धुंधला रंग अब राख से ढकी आग की भांति अपने असाधारण गोरेपन को छिपाए हुए था। पुनिया भी अपनी माँ जैसी ही थी। ठेकेदारनी से वो बचपन में ही हिलमिल गई थी और उन्होंने ही अपनी लड़की के साथ उसे भी स्कूल भेजना शुरू कर दिया था। 5वीं तक स्कूल निःशुल्क था। पुनिया सहज ही 5वीं तक पढ़ गई। बुद्धि उसकी खूब तेज थी। पुनिया बोर्ड की परीक्षा में फर्स्ट आई थी। 4 रुपये वजीफे के लालच में माँ ने उसे 6ठी तक और फिर 7वीं में भी पढ़ने के लिए भेज दिया। अंधेर मुँह पुनिया अपनी गली से भागकर ठेकेदारनी के यहाँ जाती, चौका बर्तन और घर साफ करती, नहा धोकर साफ धोती पहन खाना खाकर विमला के साथ चली जाती। स्कूल से लौटकर फिर घर का काम निपटाती, स्कूल वाली धोती को अलमारी में तहा कर रख देती और अपनी वो मैली कीचड़ सी धोती पहन बची खुची दाल रोटी को कपड़े में लपेट अंधेरा होने पर अपने घर धुएं से भरी उसी कहारों की गली में आ जाती। इस तरह दोहरी जिंदगी, जिसमें रात का अंधियारा किसी सीली खंदक में और दिन का उजाला किसी स्वर्गपुरी में बीतता हो, वो कई साल से बिता रही थी। सिर्फ तीज त्योहार और इतवार को अपने घर रहती थी। छुट्टी का दिन घर की लिपाई पुताई और फटे पुराने कपड़ों को सीने पिरोने में बीत जाता था। छोटे भाई बहनों को साफ रखना चाहती, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी उन्हें वो अपने मन लायक नहीं बना पाती थी। एक कुर्ता जब तक फट कर तार तार ना हो जाता, दूसरा सिलने की नौबत ना आती। फिर सभी बच्चे माँ के साथ काम पर जाते, छोटे बर्तन मांजने में माँ का हाथ बटाते, पानी भर भर कर देते और बदले में अपने हाथ पैरों पर मनोगर्द और चिकनाई जमा लेते। एक बार पुनिया इस बात को लेकर अपनी माँ से झगड़ भी पड़ी कि इन बच्चों को क्यों वो अपने साथ ले जाती है। माँ ने हाथ नचाकर जवाब दिया, बहू जी ने बहुत सिर चढ़ा लिया है, इसी से हरा हरा सूझता है। साल में 4 धोतियाँ पकड़ा देती हैं। जब ब्याह होगा, ढेर सारे बच्चे होंगे, उनका पेट झोंकने के लिए हाड़ तोड़ मेहनत करनी होगी, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। पुनिया ये सुनकर चुप हो गई। ब्याह के नाम से उसकी सारी देह में सेहरन दौड़ जाती थी, ऐसी सेहरन जिसमें गमी या खुशी नाम को भी ना होती। वो सोचती, मेरा ब्याह होगा किसी खोमचे वाले से, या बहुत हुआ तो किसी चपरासी के साथ। उसके मुंह से बीड़ी की गंध आएगी और कपड़ों से तेल तथा पसीने की बदबू। ससुर एक सांस में 365 गालियां दिया करेगा और तंबाकू खाकर जगह जगह थूक कर सारे घर को भर देगा। ऐसी ही सास होगी, खांस खांस कर कोसने और अच्छी किताबों में आग लगाने वाली। सास के अलावा कामचोर और चुगलियां खाने वाली 2-4 ननदें होंगी। और पुनिया को मानो उल्टी सी आने लगी। उसका सिर कनमना उठता और सोचना बंद करके वो ज़बरदस्ती अपनी किताबों में डूब जाने की कोशिश करती। पिछले 2 सालों से उसकी माँ ब्याह की टोह में थी, पर कुछ तो वजीफे का लोभ और कुछ बहू जी के चौके का लालच।
3 रुपया महीना और रोटी मिलती थी। माँ ब्याह को टालती गई, किंतु रमेश वाली घटना के दूसरे ही दिन बहू जी का चौका और स्कूल जाना दोनों ही छुड़ा दिए गए और जल्दी से देखभाल करके पुनिया के हाथ पीले कर दिए गए। लड़का कमाऊ था, दही बड़े की चाट लगाता था और रात को कचालू बेचता था। पुनिया का उसके साथ ब्याह कर दिया गया। अब पुनिया की जिंदगी का अगला दृश्य सुनिए। सत्येंद्र आंखें बंद किए पड़ा रहा। पुनिया ने हाथ रोककर धीमे स्वर में पूछा, अब जाऊं बाबू? जाऊंगी? सत्येंद्र ने एक आह खींचकर आंखें खोल दी, फिर सिर को तनिक तकिए से उठाकर गीले स्वर में बोला, अच्छा जरा यहाँ और दबा देना, फिर चली जाना। तेरे कोमल हाथों में न जाने क्या जादू है पूर्ण कि स्पर्श करते ही दर्द छूमंतर हो जाता है। बस यहीं जरा सा दबा दे। एक अजब मीठे अंदाज से सत्येंद्र ने पुनिया का हाथ पकड़कर अपनी कनपटी पर रख लिया। पुनिया को जैसे बिजली मार गई, वो सिहर उठी, फिर धीरे धीरे दबाने लगी। मन में उसके धुकर पुकर हो रही थी कि कहीं अम्मा जी उसकी सास कल्लो को देखने के लिए न भेज दें। 9 तो कभी के बज गए, कहीं माँ जी ही कीर्तन से न लौटावें। बिजली के प्रकाश से जगमग हल्के हरे रंग के शयन गृह में शीशेदार फ्रेम से जड़े पलंग पर देव कुमार से सोए सत्येंद्र के मुलायम केशों में उंगलियां फेरना छोड़कर जाने को उसका मन ही न होता था। प्रेमाश्रम पढ़ लिया तुमने पूर्ण? सत्येंद्र ने पूछा। कहाँ पढ़ लिया? क्षोभ और दुख से भरे हुए स्वर में पुनिया ने कहा, फुर्सत तो मिलती नहीं। 3 चौके निपटाने में दोनों समय 6 घंटे लग जाते हैं। घर पर खोमचा तैयार करके देना होता है, बाकी धंधा रहा सो अलग। 6-7 घंटे खप जाते हैं इन सब कामों में। इधर अम्मा बीमार हैं, उनके दोनों घरों के पानी भी मुझे ही भरना पड़ता है। तिस पर रात को नवाब साहब की चाकरी बजानी पड़ती है, जो किताब का नाम लेते ही डंडा संभालते हैं। कहीं आधी रात बाद फुर्सत पाकर चोरी से कुछ पढ़ने बैठती हूँ तो आंखें नींद से मुदने लगती हैं। सब मिलाकर कोई 100 पृष्ठ पढ़े होंगे इन 10-20 दिनों में। आप ही बताएं, जो आदमी 14-15 घंटे हाथ पैरों से मेहनत करेगा, उसे सोने के लिए क्या 7-8 घंटे भी न चाहिए? सत्येंद्र ने पुनिया की पीठ थपथपाकर धीमे स्वर में कहा, बड़ी विषम स्थिति है रानी। हमारे निम्न वर्ग में जब कभी तुम्हारी जैसी प्रतिभामयी बुद्धिमती युवती निकल आती है तो उसका पूरा मरण हो जाता है। ये कोमल हाथ क्या 100-200 बर्तन मलने योग्य हैं? ये रूप, ये चांद सी सूरत क्या इन गंदे चीथड़ों में शोभा देती है? तुम तो सच ही रानी होने योग्य हो पूर्ण। हठात पुनिया ने कांपते हाथों से उसका मुंह बंद करके धीमे स्वर में कहा, चुप चुप, माँ जी आ गई। दोनों सांस रोककर चुप हो रहे। सत्येंद्र की माँ कीर्तन से लौट आई थी। सोते समय भी वे 2 मालाएं फेरती थीं। उन्हें पूरा करने वह पूजा घर में घुसी और पुनिया दबे पांव जीना उतरकर पंजों के बल बाहर चली गई। 20 दिन बाद एक रात को पुनिया ने सत्येंद्र के कंधे पर सिर रखकर सिसकते हुए कहा, ले चलो तुम मुझे कहीं ले चलो। तुम्हारे साथ मैं नरक में भी रह सकती हूँ, पर अब ये सब सहा नहीं जाता। ओह, मेरी सारी प्रतिभा और शक्ति और साहस 9 मन झूठे बर्तनों के नीचे कुचल डाला गया। एक जानवर की तरह मैं उस जंगली को सौंप दी गई। वो मुझे अब जीने भी नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हारी दी हुई पुस्तकें पढ़ती हूँ, इस पर वे मुझे मार मार कर चटनी बना देते हैं। कौन लोग? बड़े भोलेपन से सत्येंद्र ने पूछा। कौन लोग? पुनिया ने सत्येंद्र के इस भोलेपन पर चिल्लाकर कहा, और कौन? वही अपनी अम्मा का सपूत, जो मेरी देह का आधिपत्य पाकर भी मुझसे संतुष्ट नहीं, जो चाहता है कि दही बड़े और आलू मटर की चाट के खोमचे की तरह मैं भी सबकी सब उसकी बन जाऊं। सत्येंद्र की बाहें जरा ढीली पड़ गईं। वो ये भूल ही जाता है कि पुनिया का एक पति भी है। यह ठीक है कि वो उसे नहीं चाहती। वो अशिक्षित और असंस्कृत कहार पुनिया के पाँव की धूल के बराबर भी नहीं है, पर है तो वो उसका पति ही। पूर्ण कहती गई, मैं नहीं डरती। समाज, जाति, बिरादरी, किसी से भी मैं नहीं डरती। 7 भावरों से ही क्या मैं किसी की बांदी बन गई? मैं उसे नहीं चाहती। मैं उससे दूर होना चाहती हूँ, बहुत दूर, इतनी दूर कि। सत्येंद्र ने पुनिया के मुख पर धीरे से हाथ रखकर कहा, मत घबराओ पूर्ण, ऐसा ही होगा। पुनिया खुशी से पुलक उठी। चलोगे? ले चलोगे मुझे? कल ही ना? अच्छा, मैं तैयार रहूँगी। भावावेश में पूर्ण बेसुध सी हो गई। सत्येंद्र के कंधे पर सिर रखकर उसने थरथराते स्वर में कहा, तुम देखोगे कि मैं कितनी जल्दी तुम्हारे मनोनुकूल कलाप्रिय बन जाती हूँ। ओह,
तुम ताप देना और मैं थिरक थिरक कर। दूसरे दिन पूर्ण सारे दिन फूली फूली फिरती रही। विजया की तेजी से उसने घर का सारा काम निपटाया, सारे चौके किए और नहा धोकर साफ धोती बदल वो सत्येंद्र के यहाँ गई। घर पर एक अस्त व्यस्तता सी फैली थी। कपड़े, बर्तन, सूटकेस आदि इधर उधर बिखरे पड़े थे। माँ जी दालान में बैठी थी, धीरे धीरे सुपारी काट रही थी। क्या बात है माँ जी? उसने पूछा। उदास क्यों है? कुछ नहीं री, माँ जी ने कहा। सत्येंद्र चला गया है, इसी से मन उमड़ रहा है। बड़ा जिद्दी लड़का है, जो धुन बांध लेता है उसे पूरी करके छोड़ता है। पहाड़ जाने की सूझी तो बिस्तर लेकर चल पड़ा। यह भी नहीं बता गया कि कब लौटेगा, या उधर से ही इलाहाबाद पढ़ने चला जाएगा। माँ जी ने पीछे से एक पुस्तक उठाकर उसे देते हुए कहा, ले, तेरे पढ़ने को दे गया है। पुनिया पत्थर सी खड़ी रही। उसने चुपचाप किताब ले ली। रात को अंधियारे में पति और सास के सो जाने पर उसने पुस्तक में चिपका हुआ कागज़ पढ़ा। लिखा था, मेरी आशा, कलेजे पे पत्थर रखकर तुमसे विदा हो रहा हूँ। तुम्हें छोड़ते समय मन और प्राण रो रहे हैं, पर मेरी पूर्ण, ये समाज, ये दुनिया हमारे प्रेम की पावनता को कभी ना समझ सकेगी। माफ़ करना। पति के रहते हिंदू कानून के अनुसार मैं तुम्हें अपनी कभी नहीं बना सकूँगा। फिर माताजी को बुढ़ापे में इतना भारी शोक पहुँचाना, सोचो तो। मेरी रानी, मुझे क्षमा करना। पूर्ण, भूल जाना मुझे। पुनिया ने पत्र को पहले दांतों से कुचला, पैरों से रगड़ा, फिर दिया सलाई दिखा दी और दांतों से होठ दाब कर वो धरती पर पड़ रही। पुनिया अब इस दुनिया से उठ जाना चाहती है। उसकी कोई उम्मीद भर नहीं आई। इंसान है वो, शक्ल और सूरत दोनों ही उसने पाई हैं, फिर भी क्यों नहीं वो इंसान की तरह जी पाती? उसकी प्रतिभा, उसकी शक्ति, उसका प्यार पग पग की ठोकरें खाकर क्यों मुर्दा सा हो गया है? कई बार उसने इस पर सोचा है, सोचकर इस नतीजे पर पहुंची है कि दोष उसका नहीं है, उसके माँ बाप, पति और सास का भी नहीं है। वे सब एक ऐसी मशीन के पुर्जे बन गए हैं जो उन्हें बराबर अपरिवर्तित दशा में रखकर उनसे काम ले रही है। सारा दोष इसी मशीन का है। खाने, पहनने और आराम करने के सभी साधन थोड़े से लोगों की संपत्ति बन गए हैं। वे लोग अपने इस अधिकार और अपनी प्रभुता को अक्षुण्ण रखने और उसमें वृद्धि करने के लिए मेहनत करने वाले निम्न वर्ग को शिक्षा की सुविधा और संसार के वैज्ञानिक आराम के साधनों से दूर रखते हैं कि कहीं ये वर्ग पढ़ लिख कर अपने मनुष्योचित अधिकारों के लिए सिर न उठाने लगे। पुनिया ने सीमित शक्ति और परवशता को एक निश्चित उद्देश्य की ओर मोड़ दिया। अपने जातीय वर्ग के गरीब काहरों के लड़कों को उसने साक्षर किया और उन्हें बताया कि संसार की सुख सुविधाओं और ज्ञान कोश पर उनका भी समान अधिकार है। पुनिया के पति को ये सब जरा भी अच्छा नहीं लगता। इसके लिए पति उसे कई बार पीट चुका है। सास ने भी पंचायत करके उसे छोड़ देने की धमकी दी है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। उसके मन और मस्तिष्क में जैसे आग सी लग गई है। पिछले महीने से उसने सब चौके छोड़ दिए हैं। कैसरगंज में उसे किसी खन्ना के यहाँ रोटी बनाने व चौके बर्तन करने का काम 10 रुपये और रोटी पर मिल गया है। खन्ना जी आर्य समाजी हैं, पत्नी उनकी बीमार रहती हैं, 2 बच्चे हैं, तीसरे की निकट संभावना है। इसीलिए कहारिन होने पर भी पुनिया को उन्होंने रख लिया है। पुनिया उनके प्रति बड़ी कृतज्ञ है। कई घरों की दौड़ धूप से बच गई है। दोपहर में थोड़ी फुर्सत भी उसे मिल जाती है। यही नहीं, खन्ना जी ने उसके स्कूल के लिए एक छप्पर भी डलवा दिया है, थोड़ा चंदा भी जमा कर दिया है। स्वयं भी सहायता करते रहते हैं, पुस्तकों और कागज़ पेंसिल आदि से। लड़कियों को पढ़ना लिखना और सीना पिरोना सिखाने के घंटे पुनिया को स्वर्ग के क्षण से प्रतीत होते हैं। आहा, कितनी लालसा थी उसे संगीत सीखने की। शिल्प, कसीदाकारी और संगीत पर वो शुरू से ही प्राण देती रही है। अब भी उसमें हल्की चाह बाकी है। आराम से जीने की लालसा उसमें थी, प्यार करने और प्यार पाने की भी। खन्ना जी की पत्नी बाहर चली गई। पुनिया आती, चुपचाप भोजन बनाती, खिलाती और चली जाती। खन्ना जी ने जब उससे स्कूल के लिए लाइब्रेरी बनाने की बात कही तो वह एहसान से नत हो गई। एक दिन उन्होंने पुनिया से कहा, अरे पुनिया, कितनी प्रतिभा है तुम में काम करने की, कितनी अदम्य शक्ति, साहस, धीरता और स्थिरता है तुम्हारे पास। मैं तो मन ही मन तुम्हारी वंदना करता हूँ। इसके कुछ दिन बाद उन्होंने फिर कहा, पुनिया, क्या होता है उच्च कुल में जन्म लेने से यदि मानव में मनुष्यता ना हो? तुम में दया है, प्रेम है, साहस है। मुसीबत में भी तुम अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ रहती हो। दुख तो मुझे यही है कि इतने श्रम और इतनी प्रतिभा का फल तुम्हें नहीं मिला। तुम्हारा जीवन साथी, वो कहार जो ये तक नहीं जानता कि प्रेम किस चिड़िया का नाम है, तुम्हारी क्या कदर करता होगा।
ये कहकर खन्ना जी ने एक लंबी सांस खींची। पुनिया का कलेजा धक धक कर उठा। एक दिन उन्होंने पुनिया के दोनों हाथ थाम कर कहा, पूर्ण, तुम सुखी नहीं हो? पुनिया ने खन्ना जी की बाहों में अपना सिर छिपा लिया, फिर धीमे से कहा, खन्ना बाबू, मैं भी इंसान हूँ, दुनिया का सुख चाहती हूँ, कमजोरियाँ मुझ में भी हैं। प्यार, थोड़ा सा प्यार देखते ही मेरा मन डिग जाता है। फिर 15 दिन बाद पुनिया ने खन्ना जी से कहा, खन्ना बाबू, बात हद से ज़्यादा बढ़ गई है, उसे पता लग गया है, उसने मुझे मार मार कर बेदम कर दिया है। पुनिया ने अपनी नीली पड़ी उंगलियां दिखाते हुए कहा। कुछ रुककर पुनिया ने थरथराते हुए स्वर में फिर कहना शुरू किया, यदि यही दशा रही तो मेरे होने वाले शिशु का क्या होगा? मैं इससे नहीं डरती कि वो इसे अपना मानने से इनकार करता है। ये उसका है भी नहीं, वो तुम्हारा है, मेरे प्रेमी का है। मैं समाज से नहीं डरती, लांछन सहने का दम मुझ में है, पर इस समय मुझे सहारा तो चाहिए ही। घबराओ मत, खन्ना जी ने कहा, सब ठीक हो जाएगा। बहुत दिलासा देकर खन्ना बाबू ने पुनिया को 4 दिन बाद आने के लिए कहा। इस बीच सब प्रबंध हो जाएगा। चौथे दिन पुनिया आई। थपथपाने पर जब द्वार खुला तो सकते में आ गई। किवाड़ पर हाथ टेक कर खन्ना जी की पत्नी ने कहा, पुनिया, तुम्हारे हाथ की कच्ची पक्की रोटी खाकर वे बीमार रहने लगे थे, सो परसों तार देकर उन्होंने मुझे बुला लिया। अब वो कल से छुट्टी लेकर 1 महीने के लिए मसूरी चले गए हैं। तेरा जो हिसाब निकलता हो सो बता दे, कह गए हैं कि हिसाब साफ कर देना। पुनिया चुप। 2 मिनट बाद उसने कहा, कुछ नहीं, मेरा देना पावना सब चुक गया है। अभी आप सुन रहे थे चंद्र किरण सोनरिक्सा जी की लिखी हुई कहानी तीसरी कोशिश। बार बार प्यार पाने के लालच में छली गई एक नारी की कहानी। दोष उसका सिर्फ यही था कि वो गरीब और एक निम्न जाति में पैदा हुई थी। ये कहानी आज से 60-65 साल पहले लिखी गई है, लेकिन आज भी प्रासंगिक है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनते रहने के लिए कृपया मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।